हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पॉलिटी विथ एबीसीडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे एनसीईआरटी बुक पर आधारित, जो आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है, विशेषकर स्कूल व्याख्याता भर्ती जो है अभी फिलहाल उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही राजनीति विज्ञान कक्षा 12 में पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए पूर्णतः उपयोगी है। तो आप अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ राजनीति विज्ञान विषय है, सेकंड ग्रेड का है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन सभी में कहीं न कहीं आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। काफ़ी इनकी प्रासंगिकता आप लोगों के लिए बनी रहेगी। तो हम देरी न करते हुए चलते हैं। आज हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो आसियान के ऊपर कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का हमारा दूसरा अध्याय है उस पर। और बच्चों विशेषकर ध्यान दो, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कह रहा हूँ। बाकी जो क्लास में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक 12th 12 उसमें सब बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे टॉपिक तो है नहीं। टॉपिक कैसे नहीं, स्कूल लेक्चरर बनने जा रहे हो आप, तो आपके 11वीं और 12वीं बुक से तो प्रश्न उठाएंगे ही। आप सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ो और नीचे नीचे देखो कि 12th लेवल के आधार से आपके 55 लगभग क्वेश्चन बनेंगे 110 अंक के। ठीक है, तो वो कहाँ से बनेंगे? 55 ना सही 20, 30, 25, 15, 20 तो क्वेश्चन जरूर उठाएंगे। क्लास 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी बुक से भी प्रश्न हमेशा उठाए गए हैं, उठाए जा रहे, उठाए जाएंगे, क्योंकि आपको यही तो बुक पढ़ानी है। तो इन्हीं बुकों को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? तो आप ऐसा ना सोचें कि हमारे टॉपिक नहीं है। आप टॉपिक भी देख लो। समकालीन विश्व की राजनीति बुक का मतलब होता है आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाला सिलेबस में है, वो कवर कर रहा है। वहाँ पर आपके आसियान भी है, यूनियन संघ भी है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको और कुछ भी मिलेगा। अभी तो मैं एनसीईआरटी बुक पर आधारित करा रहा हूँ और ये सभी के लिए उपयोगी है। बाकी टाइम मिलेगा तो आपका स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल हम एनसीईआरटी बुक को तो कर ले एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी बुक एक ऑथेंटिक बुक है, एक अच्छी बुक है और इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी बनी रहती है, जो कि हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो बिना देरी किए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, और बताओ इसका आंसर। अच्छा सा क्वेश्चन है, सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे कंटेंट तैयार किए हैं, ताकि इससे हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी फिलहाल 12वीं का बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन ये साथ में उनके लिए भी उपयोगी है जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड में राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। अगर सामाजिक ज्ञान एसएसटी से आप तैयारी कर रहे हो, ये कहीं न कहीं आपका संविधान आगे हम पढ़ेंगे, वो तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। तो ठीक है, तो आप इनको पढ़ते रहो और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करते रहो। और विशेषकर आपको अगर कुछ और सुधार लगे, कोई कमी लगे, तो आप कमेंट में पॉजिटिविटी रूप से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सुधार किया जाएगा। फिलहाल मैंने पूरी प्रयास किया, पूरी कोशिश की है कि आपके लिए अच्छे कंटेंट, अच्छे प्रश्न उत्तर दिए जाए, ताकि आपको लाभ हो सके। चलते बिना देरी किए हुए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, और टेस्ट हमारा दूसरा। तो दूसरे टेस्ट के अंदर टेस्ट कौन सा हमारा? टेस्ट है आज हमारा दूसरा। दूसरे टेस्ट में किसको करेंगे हम? आसियान को। किसको? आसियान को। ठीक है, तो चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, आसियान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1968। तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या सही होगा? सबको आता होगा, तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन सी 1967। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसकी व्याख्या देखोगे? व्याख्या देख लो। 1967 में इस क्षेत्र के कितने देश? 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर, ये ध्यान रखना है, आसियान की स्थापना से संबंधित जो तथ्य दिए गए हैं, जो व्याख्या दी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखना। 1967 में इसको स्थापित किया। कौन सी घोषणा के तहत? बैंकॉक की घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की, और वो 5 देश जिसे आसियान के संस्थापक देशों में माना जाता है। तो आसियान के संस्थापक देश कौन कौन से, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में 4 प्रश्न दे देंगे, एक कुछ इनका ही दे देंगे, लेकिन संस्थापक नहीं होगा, तो आपको सत्य असत्य के रूप में बताना है। तो चलो बिना देरी के इनको याद कर लो,
संस्थापक सदस्य 5 है। पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस और चौथा सिंगापुर, पांचवा थाईलैंड। ठीक है, टोटल देश 10 है, वो आगे प्रश्नों में देखेंगे हम। ठीक है, ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। 1967 में स्थापना हुई आसियान की। 5 देशों ने बैंकॉक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। 5 देश कौन कौन से हैं जिन्हें संस्थापक सदस्य के रूप में जाना जाता है? इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक है, जो अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आज हमारा दूसरा है। दूसरे क्वेश्चन में है, आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की कितनी बालियां अंकित है? आसियान का झंडा देखा होगा आपने, तो आसियान के झंडे में जो प्रतीक चिन्ह के रूप में धान की बालियां अंकित है वो कितनी है ये बताना है। 10, पहला ऑप्शन में है 10, बी में है 8, सी में है 12, डी में है 15। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? इसका राइट आंसर होगा ए, 10। कितनी बालियां है? 10। इसके व्याख्या देख लो आप। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका प्रतीक के रूप में पूछा जाता है कि इनका महत्व क्या है ना। तो ध्यान रखना बच्चों आपको। 10 बालियां हैं और 10 बालियां क्या इंगित करती है? दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है ये धान की 10 बालियां। और इनका 10 का, इन बालियों का जो महत्व है, प्रासंगिकता, वो क्या है ये बताती है। आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। क्या बताती है? आपस में मित्रता और एकता। जो व्रत बना हुआ है उस व्रत के अंदर 10 बालियां देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा लोगों अपने स्क्रीन पे लगा हुआ आसियान का कि किस प्रकार से व्रत है। व्रत के अंदर 10 बालियां, तो 10 बालियां क्या संकेत दे रही है? आपस में मित्रता और एकता। किसके बीच? दक्षिण पूर्व के 10 देशों के बीच में। और जो व्रत बना हुआ वो क्या है? आसियान की एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो आसियान का झंडा, आसियान का प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां है जो दक्षिण पूर्व एशिया की 10 देशों को इंगित करती है, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। व्रत आसियान की एकता का प्रतीक है। आज का तीसरा प्रश्न, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, वो है वर्तमान में आसियान संगठन की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में आसियान संगठन की सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 15, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 54, ऑप्शन डी में 192। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों बताओ? इसमें राइट आंसर होगा आपका बी, 10। आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज मैं दूसरे अध्याय के कंप्लीट आपके प्रश्न लाया हूं, जो कि 19 प्रश्न है, वो हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा फिक्स नहीं कि 10 लाए, 15 लाए, 20 लाए। जितना जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने लाएंगे। चाहे 6 बनो, 7 बनो, चाहे 10 बनो, चाहे 19 बनो, चाहे 21 बनो। ठीक है, अपन को इससे कोई फायदा नहीं कि 20 करे, 25 करे। जितने बने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितनी संभावना हो सकी उतनी की है। तो इसमें आज हम 19 क्वेश्चनों को करेंगे। तो आप शांति से बैठे रहो और ध्यान से सुनो और आत्मसात करते हुए मेरे साथ चलते रहो। ठीक है, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप भले देखते रहो। और अब तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ। आगे मैं बिल्कुल डायरेक्ट वीडियो खोलेंगे, डायरेक्ट जो भी टेस्ट होंगे, जो भी टॉपिक होगा उसके संदर्भ में बोलेंगे। फालतू बातचीत नहीं करेंगे। अगर फालतू करेंगे कोई किसी पॉइंट के ऊपर समझाएं इसके ऊपर, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। लेकिन आपकी पढ़ाई के दौरान आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर तो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए फालतू की चीज़ें सुनना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको सिर्फ कंटेंट चाहिए परीक्षा में सफल होने के लिए। ठीक है, तो बच्चों उनको मैं ध्यान में रखूँगा, मुझे पता भी है। फिर भी थोड़ा बहुत अभी नया है तो इसलिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चलो कोई ना, बच्चे भी जुड़े हैं इससे, इसलिए चलो ठीक है, चलते हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं अगर कर रखी है तो। वर्तमान में आसियान संगठन की सदस्य संख्या कितनी है? 10। व्याख्या है, व्याख्या हर कोई व्याख्या इंपॉर्टेंट रहती है।
आसियान के संस्थापक सदस्य हमने देख लिया था, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड। 5 तो ये हो गए, इसके अलावा 5 और हैं, 10 टोटल हो गए आसियान के सदस्य देश। और इनके अलावा है एक ब्रुनेई है, एक दारुसलाम है, एक वियतनाम है, एक लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये क्या है, आसियान में शामिल देश है। ठीक है, ये 10 हो गए। कौन कौन से हो गए वापस रिपीट करा रहा हूँ मैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये आसियान के सदस्य देश है। आज का चौथा प्रश्न है, अनौपचारिक टकराव रहित। ये है टकराव रहित नहीं है बच्चों, इसको थोड़ा सा देख लेना, ये टकराव रहित है। अनौपचारिक ये है टकराव रहित, टकराव रहित, टकराव रहित। अनौपचारिक टकराव रहित असहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया, जिसे कहा जाता है। प्रश्न क्या है, अनौपचारिक टकराव रहित असहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है हमारे, ऑप्शन ए यूनियन शैली, ऑप्शन बी है यूरोपियन शैली, ऑप्शन सी है आसियान शैली, ऑप्शन डी है मुक्त व्यापार शैली। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी, आसियान शैली। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से 2003 में आसियान ने 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। इनमें से कौन सा स्तंभ नहीं है। प्रश्न क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं हम। 5वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से 2003 में आसियान ने 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। इनमें से कौन सा स्तंभ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है आसियान राजनीतिक समुदाय, ऑप्शन बी है आसियान सुरक्षा समुदाय, और ऑप्शन सी है हमारा, ये ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी है आसियान आर्थिक समुदाय, ऑप्शन डी है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। क्योंकि राजनीतिक समुदाय की बात नहीं की गई थी 2003 में। आसियान के जो 3 स्तंभ बनाए गए थे उनके आधार पर आसियान समुदाय, वो थे आपके आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ऐसे प्रश्न अगर पढ़े हुए नहीं होते तो 100% ही गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि राजनीति का विषय है और राजनीति अगर सही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा दिमाग आने पर हम इसको नहीं करेंगे, किसी इनमें से और कुछ चुनने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों का विशेष ध्यान रखा जाए। इसमें ये नहीं था। 2003 की अगर बात की जाए, आसियान ने 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में जो कदम उठाए थे उसमें आसियान राजनीतिक समुदाय का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का जिक्र था। ठीक है, इसकी व्याख्या दे रखी है तो व्याख्या देख लेते हैं नीचे। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए। छठा क्वेश्चन है, आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं, कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर में। मैंने स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम दी थी, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो वापस प्रश्न मैं बता रहा हूँ, आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी। इसको आसियान रीजनल फोरम भी बोला जाता है। ARF दे रखा ना, तो इसको आसियान रीजनल फोरम भी कहा जाता है।
तो इसकी स्थापना कब होती है? ऑप्शन दे रखे हमारे पास, ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1994। तो क्या सही आंसर होगा बताओ? तो इसका सही राइट आंसर होगा 1994। क्या होगा? 1994। ठीक है, अब चलते हम 7वें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन हमारा, भारत ने 1991 से लुक ईस्ट की नीति और 2014 से कौन सी नीति अपनाई है? प्रश्न ध्यान से सुनो। भारत ने 1991 में तो कौन सी नीति अपनाई थी? लुक ईस्ट की नीति। ये पूछ रहा है कि 2014 में कौन सी नीति अपनाई है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है वेस्ट एक्ट, बी ऑप्शन है साउथ ईस्ट, और सी ऑप्शन है नॉर्थ एक्ट, और डी ऑप्शन है एक्ट ईस्ट। तो इसका सही राइट आंसर होगा 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई थी। तो डी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। 2014 से एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई गई थी। कौन सी नीति? एक्ट ईस्ट की नीति। हमारा आज का 8वां प्रश्न है, 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की कौन सी जयंती मनाने के लिए टिकट जारी किए गए थे? प्रश्न क्या है हमारा 8वां? 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की कौन सी जयंती मनाने के लिए टिकट जारी किए गए थे? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती, ऑप्शन बी रजत जयंती, ऑप्शन सी सिल्वर जयंती, ऑप्शन डी प्लेटिनम जयंती। तो बच्चों बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी रजत जयंती। कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही, रजत जयंती। आज का 9वां क्वेश्चन हमारा, आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था कब लागू हुई? आज का 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का 9वां क्वेश्चन हमारा है, आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था कब लागू हुई? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2020। तो इसका सही राइट आंसर होगा हमारा ए 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। आज का 10वां क्वेश्चन हमारा, 1949 में किसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई है? आज का हमारा 10वां क्वेश्चन का क्या है? 1949 में किसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई? ऑप्शन ए माओ के नेतृत्व में, ऑप्शन बी लेनिन के नेतृत्व में, ऑप्शन सी चाउ इन लाई के नेतृत्व में, ऑप्शन डी देंग सियांग के नेतृत्व में। तो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा सही? तो इसका आंसर भी क्या होगा? ए माओ के नेतृत्व में 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, माना जाता है कि चीन की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार के चलते हुए वह कब तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा? आज का क्वेश्चन 11वां क्या है? आज का क्वेश्चन 11वां है कि माना जाता है कि चीन की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार के चलते हुए वह कब तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा? तो इसके ऑप्शन है ए ऑप्शन 2030, बी ऑप्शन 2040, सी ऑप्शन 2050, डी ऑप्शन 2045। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2040। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के हिसाब से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है? 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने निम्नलिखित क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे, इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है? हमारा 12वां क्वेश्चन आज का क्या है कि 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई ने
निम्नलिखित क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे, इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी सेना और ऑप्शन डी विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो बताओ बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी विद्युत। ये नहीं बताया था। 4 प्रस्तावों में कृषि बताया था, सेना, प्रौद्योगिकी। देखते हैं इसकी व्याख्या दे रखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है इसकी। 1973 में चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई। इसका ध्यान रखो। इन्होंने कृषि उद्योग, सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। किसके क्षेत्र में? कृषि में, उद्योग में, सेना में, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। ठीक है। आज का क्वेश्चन 13, चीन ने 1972 में किस देश से संबंध बनाकर अपने राजनीति और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया? हमारा आज का 13वां क्वेश्चन क्या है कि चीन ने 1972 में किस देश से संबंध बनाकर अपने राजनीति को और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया? ऑप्शन हमारे सामने है। ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। तो बच्चों सोचो कौन सा आंसर होगा इसका सही? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन 14, भारत चीन के मध्य युद्ध कब लड़ा गया था? तो आज का क्वेश्चन 14 कौन सा है कि भारत चीन के मध्य युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1964। इसका तो आंसर दे दोगे कौन सा होगा? ऑप्शन बी 1962। क्वेश्चन 15, सेज का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन 15 क्या है हमारा कि सेज का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए स्पेशल एजुकेशन जोन, ऑप्शन बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन सी स्पेशल यूरोपीय जोन और ऑप्शन डी सुपर एरिया जोन। क्या होगा इसका सही राइट आंसर? तो इसका होगा ऑप्शन बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आज का 16वां क्वेश्चन, सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे ब्रांड कंपनी भारत में भी प्रसिद्ध हो गए हैं। ये किस देश के ब्रांड है या किस देश की कंपनियां हैं, ये आपको बताना है। तो हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है कि सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे ब्रांड भारत में भी प्रसिद्ध हो गए हैं, ये किस देश के हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। सोचो बताओ इसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा बताओ? इसका सही राइट आंसर क्या होगा बच्चों? दक्षिण कोरिया। क्या होगा? ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। ये कंपनियों के उदाहरण पूछे जा सकते हैं बाहरी क्लास के हिसाब से, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी कंपटीशन में तो नहीं पूछा जाता, फिर भी आप एनसीईआरटी में दे रखा है हमारे, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा जैसे प्रसिद्ध ब्रांड किस देश के हैं? तो हमारा आज का क्वेश्चन 17वां क्या है कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा
टोयोटा, माजदा जैसे प्रसिद्ध ब्रांड किस देश के हैं? तो ऑप्शन दे रखे हमारे अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर होगा जापान। ये सारी कंपनियां कहाँ की है? जापान की। आज का 18वां क्वेश्चन, एशिया के देशों में कौन सा देश G7 के देशों में शामिल है? 18वां क्वेश्चन क्या है कि एशिया के देशों में कौन सा देश G7 का मतलब ग्रुप 7 के देशों में शामिल है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। इनमें कौन सा होगा? ऑप्शन सी जापान। आज की वीडियो का अंतिम सवाल है हमारा 19वां। निम्नलिखित में से किस देश का 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है? 19वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश का 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? दक्षिण कोरिया। ठीक है बच्चों, अब हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ प्रश्न बोलेंगे और उसका डायरेक्ट उत्तर बोलेंगे। चलते हैं एक बार सभी प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1967। दूसरा प्रश्न है, आसियान के प्रत्येक चिन्ह में धान की कितनी बालें अंकित है? 10। वर्तमान में क्वेश्चन तीसरा है, वर्तमान में आसियान संगठन की सदस्य संख्या कितनी है? 10। क्वेश्चन चौथा है, अनौपचारिक टकरावरत ऐसे योगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान काफी यश कमाया, जिसे कहा जाता है आसियान शैली। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से 2003 में आसियान ने 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। इनमें से कौन सा स्तंभ नहीं है? इनमें से आसियान राजनीतिक समुदाय नहीं है, बल्कि आसियान सुरक्षा समुदाय है, आर्थिक समुदाय है, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है। छठा क्वेश्चन है, आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? 1994 में की गई। सातवां क्वेश्चन है, भारत ने 1991 से लुक ईस्ट की नीति और 2014 में कौन सी नीति अपनाई थी? एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई थी। आठवां क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की कौन सी जयंती मनाने के लिए टिकट जारी किए गए थे? रजत जयंती। नौवां क्वेश्चन है, आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था कब लागू हुई? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 1949 में किसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई? माओ के नेतृत्व में हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, माना जाता है कि चीन की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार के चलते हुए वह कब तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा? 2040 तक। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई ने निम्नलिखित क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है? विद्युत नहीं है, कृषि है, सेना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है और एक उद्योग भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चीन ने 1972 में किस देश से संबंध बनाकर अपने राजनीति को और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत चीन के मध्य युद्ध कब लड़ा गया? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेज का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 16 है, सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे ब्रांड भारत में भी प्रसिद्ध हो गए, ये किस देश के हैं? ये दक्षिण कोरिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माजदा जैसे प्रसिद्ध ब्रांड किस देश के हैं? जापान के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशिया के देशों में कौन सा देश G7 के देशों में शामिल है? जापान शामिल है। और आज का अंतिम
1900 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश का 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है? दक्षिण कोरिया। तो इस तरीके से आज के प्रश्न और आज का टेस्ट पूरा होता है। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छे प्रश्न लगे होंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी के समझ में आया होगा। आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ लो, ज़्यादा बड़ा वीडियो कोई है नहीं, आधे घंटे का वीडियो जिसमें आपके 19 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। 19 से 19 नहीं, उनकी व्याख्या करके देखोगे तो आपके लगभग 20-30 प्रश्न ये हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे से वीडियो कभी लेता नहीं। फिर भी आप लोगों के लिए अगर मुझे लगेगा कहीं कि ज़्यादा प्रश्न बनाना है या बन रहे हैं तो मैं बनाऊंगा, अन्यथा हम 20-25 मिनट के अंतर्गत 10-15 क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं, बिना किसी देरी किए, बिना किसी फालतू बात किए। तो अब तक जो थोड़ी बहुत मैं बात समझा देता वो भी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि समझाने के लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल आप लोगों की पढ़ाई और कंटेंट आपके पास मिलना चाहिए, जो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं समय पर पहुंचाऊं, और रेगुलर मैं काम करूंगा इस पर कि दिन प्रतिदिन आप लोगों तक एनसीईआरटी की बुक को लेकर कोई भी प्रतियोगी तैयारी करने वाला बच्चा को परेशान ना होना पड़े। बुक को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक है अगर आपने एक बार पढ़ रखी है तो आप अगर इनको टेस्टों को देखते हो और 1-2 बार अगर आप मेरी वीडियो को देख लोगे तो एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप लगभग सारी चीज़ें इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ समाहित कर दी। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए, स्वयं के आकलन के लिए आप पढ़ने के लिए कोई पाबंद नहीं हो, कोई बाध्य नहीं हो, आपकी इच्छा है, आपको टाइम लग रहा है, आपके पास टाइम है तो आप अच्छी तरीके से एक बार एनसीईआरटी बुक को पढ़ो खुद स्वयं, उसके बाद में ऑडियो वीडियो सब देखो सुनो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।